जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 अ विजिट टू कैम्ब्रिज। अब ये जो चैप्टर है ये एक्चुअल में एक नॉर्मल चैप्टर नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो अलग तरीके की क्वालिटीज़ रखते हैं ऐसे लोगों पर आधारित ये कहानी है, जिसके जो राइटर हैं उनका नाम है फिरदौस कांगा, जो खुद भी कैसे बताए जाते हैं, डिसेबल बताए जाते हैं, यानी विकलांग थे। तो चलो शुरू करते हैं ये चैप्टर कि इसमें है क्या। This is the story of a meeting between two extraordinary people, both of them disabled or differently abled, as we now say. Stephen Hawking is one of the greatest scientists of our time. He suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer, which speaks for him in a machine-like voice. Firdaus Kanga is a writer and journalist who lives and works in Mumbai. Kanga was born with brittle bones that tended to break easily when he was a child. Like Hawking, Kanga moves around in a wheelchair. ये जो कहानी है वो कांगा, फिरदौस कांगा और हॉकिंग्स के बीच की है। हॉकिंग्स, स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में आपने सुना होगा, एक महान वैज्ञानिक माने जाते हैं। उनको बचपन से ही एक बीमारी थी जिसे पैरालाइज कह सकते हैं, और वो हमेशा व्हील चेयर पर ही अपना जीवन बिताते चले आए थे। उनको जब बोलना भी होता था तो वो कंप्यूटर में बटन जो होती थी उसको पंच कर करके बोलते थे, जो मशीन वाली वॉइस से आंसर दिया करती थी। फिरदौस कांगा जो कि एक राइटर माने जाते हैं, एक जर्नलिस्ट माने जाते हैं, जो मुंबई में रह कर के काम करते हैं, वो जब पैदा हुए थे तो उनको ब्रिटल बोन्स के साथ पैदा होना पड़ा था। ब्रिटल बोन्स मीन्स अगर हड्डी पे थोड़ा लोड आए तो वो टूट जाती थी, ऐसी हड्डियां जो कमज़ोर थी। इसीलिए बचपन से ही उनको भी व्हील चेयर पर ही बैठना पड़ा। आगे देखते हैं। The two great men exchange thoughts on what if it means to live life in a wheelchair and on how to so-called normal people react to the disabled. तो ये जो महान दो लोगों के बारे में हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, उन्होंने अपनी सोच को एक्सचेंज किया है, बताया है, और बताया कि व्हील चेयर की लाइफ कैसी होती है, खास करके ऐसे लोगों के लिए जो नॉर्मल है, जो कहते हैं कि डिसेबल तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो चलो शुरू किया जाए। Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. यहाँ पे कांगा जो है वो कहता है कि कैम्ब्रिज तो मेरे लिए सिर्फ एक उपाधि थी, एक समाधि थी, एक ऐसी जगह थी, सिर्फ नाम सा रह गया था इंग्लैंड के तौर पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कैम्ब्रिज जैसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी आई थी, लेकिन आगे जा कर के मुझे पता लगा कि ये कैम्ब्रिज तो सिर्फ इंग्लैंड तो सिर्फ कैम्ब्रिज के लिए ही नहीं फेमस है, स्टीफन हॉकिंग्स के लिए भी ये फेमस माना जाता है जगह। It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man who is quite disabled now, though he is worthy successor to Isaac Newton, who chair his has at the university. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? कह रहे हैं कि एक दौरे के दरमियान कैम्ब्रिज में उनकी मुलाकात, उनके जो गाइड थे उन्होंने स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताया था, जो काफ़ी लाचार किस्म के व्यक्ति बताए जा रहे हैं क्योंकि वो विकलांग थे, लेकिन वो उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर माने जाते हैं, उत्तराधिकारी माने जाते हैं किसके? आइजैक न्यूटन के, और उन्हीं की जगह पर विश्वविद्यालय में उन्होंने उनका पद लिया है। वो एक महान साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी में अपना योगदान देना शुरू किया था। And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the biggest bestsellers ever lived here. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, और मैं भी कहीं ना कहीं इनके बारे में भूल चुका था, पर मुझे एकदम से याद आया कि यहाँ पर तो एक कंप्लीट पूरे तरीके से जो पैरालाइज हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं, ऐसे एस्ट्रोफिजिस्ट यानी ऐसा स्कॉलर जो एस्ट्रोफिजिक्स नाम की जो चीज़ है उससे डील करता है, जो स्टार्स और प्लैनेट से जुड़ी हुई होती है। तो ये उनसे मुलाकात करना चाहते थे, जो कि राइटर माने जाते हैं, ऑथर माने जाते हैं। किताब थी जिसका नाम दिया है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो उस समय में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक थी, उसके ये ऑथर थे। यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं स्टीफन हॉकिंग्स को। When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost cheering the code so it could reach me outside. Phoned Stephen Hawking's house. There was his assistant on the line. I told him I had come in wheelchair from India to write about my travels in Britain. I had to see Professor Hawking. Even 10 minutes would do. Half an hour, he said, from 33 to 4. तो जब कांगा का दौरा ख़त्म होता है, ये जो टूर था ब्रिटेन का वो ख़त्म हो जाता है, तब वो भागते भागते यानी पहुंचते हैं किसी तरह कहाँ पे? फ़ोन के बूथ पर, और
कोड को निकालते हुए यानी टेलीफोन को उठाते हुए सीधा फ़ोन लगाते हैं किसको, स्टीफन हॉकिंग के घर पर। हॉकिंग का जो असिस्टेंट था उसने फ़ोन को उठाया और कहा, इन्होंने उनसे कहा कि मैं इंडिया से सिर्फ यहाँ पर व्हील चेयर पर आया हूँ, किससे मिलने के लिए, हॉकिंग से मिलने के लिए। ये मेरी एक ट्रैवल है जिसके बारे में मैं लिखना चाहता हूँ, जो ब्रिटेन से जुड़ी हुई है, और मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना है। भले मुझे 10 मिनट के लिए मुलाकात दे दी जाए, पर मुझे प्लीज़ आप क्या उनसे मुलाकात करवा सकते हैं। तो उनके असिस्टेंट ने जवाब दिया, आधा घंटे का समय आपको दिया जा रहा है, 3:30 बजे से लेकर के 4 के बीच। And suddenly I felt weak all over. Growing up disabled, you get fed up with people asking you to be brave, as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieving something huge. Then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could. अभी होता यूँ है कि जब कांगा को पता लगा कि उनकी जो मुलाकात है वो पक्का हो गई, वो मिलने वाले स्टीफन हॉकिंग से, तो वो अजीब सी उनकी फीलिंग्स आना शुरू हो जाती है, क्योंकि छोटे से बड़े होने तक उनकी ये जो विकलांगता थी और उससे जुड़े हुए जो लोगों के प्रश्न होते थे और हमेशा जो सलाहें सूचन दी जाती थी कि ब्रेवली इसको हैंडल करो, हिम्मत रखो, तुम सब कुछ कर लोगे, ये सब चीज़ों से ये उबिया गए थे, तंगा गए थे। वो कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान से मुलाकात करने जा रहे थे जिन्होंने अपने आप में एक अचीवमेंट प्राप्त की थी, क्योंकि वो डिसेबल थी। वो भी कैसे डिसेबल थे, कम्प्लीटली पैरालाइज। तो आप एक ऐसे इंसान से मुलाकात करने जा रहे हैं जो आपको जीवन जीने के लिए एक उद्देश्य देने जा रहे हैं कि कितना अच्छा मुलाकात होगा, वो मनी मन विचारने लग जाते हैं। आई हैवेंट बीन ब्रेव, सुवी ना कर, नहीं, said his disembodied computer voice. The next afternoon I have had no choice. Surely I wanted to say, living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice, but I kept quiet because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. There he was, tapping at the little switch in his hand, trying to find out the words on his computer with the only bit of movement left to him. His long, pale fingers, every so often, his eyes would shut in frustrated exhaustions, and sitting opposite him, I could feel his anguish. The mind beyond with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpses. अब जब मुलाकात के लिए वो वहाँ पहुँच जाते हैं, तभी कंप्यूटर वॉइस जवाब देती है कि प्रोफेसर हॉकिंग्स जो थे वो कभी भी बहादुर नहीं थे, इनके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसीलिए इन्होंने डिसाइड कर लिया कि कुछ भी हो करके इनकी जो गोल है वो उसको अचीव करके ही रहेंगे। यानी जब पहले कांगा अपने से ये बातें कर रहा था कि जब लोग विकलांग लोगों से उबिया जाते हैं तो वो उनसे बहादुरी से, ब्रेवली से इस मुसीबत से उबरने के लिए जब सलाह देने लग जाते हैं, तो ये बातें सुनने के बाद वो जो उनका कंप्यूटर था जिसकी सहायता से स्टीफन हॉकिंग्स अक्सर बातचीत किया करते थे, उन्होंने जवाब दिया कि स्टीफन हॉकिंग्स कभी बहादुर थे ही नहीं, उनके पास बस कोई विकल्प नहीं था। लेखक ने उनसे कहा कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि विकलांग लोग सदा सुखी रहते हैं। उनसे हॉकिंग्स ने पूछा कि इस विचार पर उनका क्या कहना है, तो वो उनको हंसी आती है। वो कहते हैं कि मुझे बहुत ही अजीब लगता है कि जब लोग कहते हैं कि विकलांग लोग काफ़ी सदा दुखी रहते हैं, ना कि सुखी रहते हैं। लेखक ने अगला प्रश्न पूछने के लिए सोचा, तभी उसने देखा कि वो जो हॉकिंग्स थे वो अजीब तरीके से आंसर देने की क्रिया करना शुरू कर दिए थे। आप जानते हैं कि हॉकिंग्स को बोलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी, तो वो कंप्यूटर की मदद से स्विच को दबा दबा करके कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में उसे वॉइस की मदद से उन तक पहुंचाने का कोशिश करता था। तो ये सारी सिचुएशन देखने के बाद कांगा भी थोड़ा अफसोस करने लग जाते थे और उनको बुरा लगता था कि वो क्यों बार बार उनसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जब भी वो हल्का सा मूवमेंट करते थे, उनकी लंबी सी फीकी सी जो उंगली होती थी वो मूवमेंट करना शुरू हो जाती थी। ऑल्दो उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता था हर एक प्रश्न का जवाब देने में। कई बार उनका जो फ्रस्ट्रेशन होता था वो उनके बॉडी लैंग्वेज से नज़र आता था। वो ठीक कांगा के ऑपोजिट साइड में बैठे हुए थे
उनका जो मन था वो बहुत सारी सोचों से बाहर आ रहा था, लेकिन बार बार वो उस सिचुएशन में खुद को रोक लेते थे। यहाँ पर स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में कहा जा रहा है कि वो कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन कंप्यूटर के थ्रू एक बटन को दबा दबा करके लिए उनके लिए उस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं होता था। फिर कांगा कहता है, अ लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिसेबल पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी। आई सेड, आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ। आर यू ऑफन लाफिंग इन साइड? अबाउट 3 minutes later he responded, I find it amusing when people patronize me. अभी वहाँ पे कांगा कहता है कि काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि डिसेबल लोग जो होते हैं वो काफ़ी दुखी रहते हैं। क्या आपको भी ये सही लगता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्या आप भी इस चीज़ को सुन करके कुछ रिप्लाई देना चाहेंगे? 3 मिनट के बाद उन्होंने जवाब दिया, मुझे भी ये अजीब लगता है। हॉकिंग मुस्कुराकर कहते हैं, लेखक प्रोफेसर हॉकिंग को कहते हैं कि संसार में सबसे ज़्यादा सुंदर व्यक्तियों में से एक सुंदर व्यक्ति कोई अगर उनको लगा था तो वो कौन थे? स्टीफन हॉकिंग्स। यहाँ पे कांगा अपनी बात बताते हुए कहते हैं कि मैं दुनिया में बहुत से लोगों से मुलाकात किया हूँगा, लेकिन इस दुनिया में सबसे सुंदर व्यक्ति आज तक जिससे मेरी मुलाकात की हुई हो वो है स्टीफन हॉकिंग। And do you find it annoying when some people like me comes and disturbs you in your work? The answer flashed yes. Then he smiled his one-way smile and I knew, without being sentimental or silly, that I was looking at one of the most beautiful men in the world. The first glimpse of him is shocking because he is like a still photograph, as if all those pictures of him in the magazines and newspapers have turned three-dimensional. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? वो फिर कांगा पूछता है कि क्या आपको भी ये अजीब लगता है जब मेरे जैसे लोग आकर के आपके काम के बीच में आपको डिस्टर्ब करते हैं? तब आंसर कंप्यूटर की स्क्रीन पे आता है यस। वो फिर से स्माइल करते हैं। उनकी स्माइल कैसी दिखाई गई है? एक तरफ से क्रॉस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते थे। तब उनको पता लगी कि ये दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति है। फिर वो कहते हैं कि अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टीफन हॉकिंग को तो वो एक टिका हुआ फोटोग्राफ जैसा उनकी बॉडी नज़र आती है। उनकी बॉडी में कोई खास मूवमेंट होती नहीं होती है। जब भी आप मैगजीन्स में उनकी फ़ोटो देखेंगे या न्यूज़पेपर में उनकी फ़ोटो छपी हुई आएंगे तो वो 3 अलग अलग डायमेंशंस में, अलग अलग एरियाज़ में जा कर के, अलग अलग कॉर्नर्स में जा कर के उनकी फ़ोटो को खींचा गया होता है। वो खुद मूव नहीं करते हैं। फोटोग्राफर उस पर्टिकुलर एरिया में और पर्टिकुलर सिचुएशंस में जाने के बाद ही फ़ोटो को क्लिक करके मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करते हैं। Then you can see the head twisted sideways into a slump, the torso shrunk inside the pale blue shirt, the wasted legs. You look at his eyes, which can speak still, and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what, but you are shaken because you have seen something you never thought could be seen. Before you, like a lantern whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside, is the incandescence of man. The body, almost irrelevant, exists only like a case made of shadows. So that I, no believer in eternal souls, know that this is what each of us is, everything else an accessory. What do you think is the best thing about being disabled? I asked him earlier. I don't think there is anything good about being disabled. I think I said. You do discover how much kindness there is in the world? Yes, he said. It was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no shades or tone, and I could not tell how enthusiastically he agreed with me. अब यहाँ कांगा बताते हैं कि जब मैंने पहली बार उनको अपनी समक्ष देखा तो मुझे सुंदर तो लगे, उनके बातें करने का जो तरीका था काफ़ी अट्रैक्टिव लगा, लेकिन जब फिजिकली आप देखने जाओगे तो वो केवल एक अस्थि पंजर लग रहे थे, यानी एक ऐसा शरीर जिसमें सिर्फ बोन्स ही नज़र आ रहे होंगे। लेखक ने विकलांग होने में सबसे अच्छी बात क्या है इसके बारे में जब हॉकिंग से उनकी राय ली तो उनका उत्तर आया नहीं, इसमें कुछ भी अलग या यूनिकनेस नहीं है। लेखक का अगला प्रश्न ये था कि इस कारण से उन्हें उस संसार में सबसे ज़्यादा लोग दयालु की नज़र से देखते थे या उनको लोग पसंद नहीं करते थे। तब लेखक की आवाज़ के साथ उन्होंने अपनी सहमति जताई। उन्होंने कहा कि दूसरे लोगों की तरह लेखक भी उनके उत्तर से काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा लेते हैं। यह विचार हॉकिंग को नहीं अच्छा लगा और उन्होंने सांत्वना मिली। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको अच्छा लगता है जब लोग आकर के आपसे दर्द बांटते हैं या कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो कहते हैं नहीं, मुझे इसमें बिल्कुल भी दया नज़र नहीं आती। वो कहते हैं
विकलांग होने का कोई भी नुकसान नहीं है, ना ही कोई फ़ायदा है। वो कहते हैं बस मैं तुम्हारी बातों से सहमति इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम जो भी पूछ रहे हो उसका पूछने का जो तरीका है वो सही तरीके से जा रहा है। फिर वो आगे पूछते हैं, Every time I shifted in my chair or turned my wrist to watch the time, I wanted to make every one of our 30 minutes count. I felt a huge relief and exhilarations in the possibilities of my body. How little it mattered when that I would never walk or even stand. जब जब कांगा अपनी बॉडी को मूव करता था चेयर में या अपने रिस्ट को घुमाता था घड़ी को समय देखने के लिए, वो बस ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि ये जो 30 मिनट इनको यहाँ पे मिला है इसका वो अच्छे से उपयोग कर पाएँ। उनको काफ़ी ज़्यादा कहते हैं रिलीफ मिलती थी जब उनको पता लगती थी कि अभी भी उनके पास कुछ और समय है जो वो इनके साथ, किसके साथ, स्टीफन हॉकिंग के साथ बिता सकते हैं। I told him how he had been an inspiration beyond Klitsch for me and surely for others. Did that thought help him? No, he said, and I thought how foolish I was to ask. When a body is claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. Is there any advice you can give disabled people? Something that might help make life better? They should concentrate on what they are good at. I think things like the Disabled Olympics are a waste of time. I know what you mean. I remembered the years I had spent trying to play a Spanish guitar considerably larger than I was, and how gleefully I had unstringed it one night. The half hour was up. I think I have annoyed you enough, I said, grinning. Thank you for. Stay, I waited. Have some tea, I can show you the garden. The garden was as big as a park, but Stephen Hawking covered every inch, rubbling along on his motorized wheelchair while I dodged to keep out of the way. We couldn't talk very much. The sun made him silent, the letters on his screen disappearing in the glare. An hour later, we were ready to leave. I didn't know what to do. I could not kiss him or cry. I touched his shoulder and wheeled out into the summer evening. I looked back and I knew he was waving, though he wasn't. Watching him, an embodiment of my bravest self, the one I was moving towards, the one I had believed in for so many years alone, I knew that my journey was over for now. कांगा एक उनसे प्रश्न पूछता है कि क्या आप किसी तरीके का इंस्पिरेशन देना चाहेंगे, किसी को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं जिसकी वजह से आप यहाँ तक आ पाए हैं। तब उनका जवाब आता है नहीं। तब कांगा को अफसोस होता है कि मैंने कैसा स्टूपिड सा बेवकूफ़ों वाला प्रश्न उनसे पूछा, जबकि मैं खुद जानता हूँ कि हम एक ऐसे शरीर में घिरे हुए हैं जो मूव नहीं कर सकता है। उनके कमरे की जो दीवारें हैं वो दिन ब दिन सकड़ी होती जा रही हैं, वो ज़्यादा खुद को बाहर की तरफ निकाल नहीं पा रहे हैं। लोग उनको देख करके स्माइल करते हैं और बस ये आश्वासन देते रहते हैं कि तुम अभी भी ज़िंदा हो। फिर कांगा ने एक और प्रश्न पूछा कि क्या आप कोई सलाह देना चाहेंगे ऐसे विकलांग लोगों को जो जिससे वो अपने जीवन को और बेटर तरीके से जी सकें। तो उन्होंने एक ही एडवाइस दी कि उनको सिर्फ उसी चीज़ पे ध्यान देना चाहिए जो उनके लिए अच्छा है। ये जो ओलंपिक्स होता है विकलांगों का, ये तो सिर्फ समय की बर्बादी है। मुझे पता है इसका क्या मतलब है, कांगा ने जवाब दिया। मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं स्पेनिश गिटार को सीखने की कोशिश कर रहा था। कितनी मेहनत से, कितनी ज़्यादा खुशी से मैं ग्लीफुली यानी खुशी के साथ उस रात में उस स्पेनिश गिटार को सीखने की कोशिश कर रहा था। और फाइनली एक रात ऐसी आती है जब मैंने सारी गिटार की जो तारें होती हैं वो तोड़ के यहाँ वहाँ फेंक दी। मुझे बहुत अजीब लगता है इस तरीके के काम को करना। फिर वो कहते हैं कि अब मेरा आधा घंटा वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। फिर वो जवाब देते हैं किसको, हॉकिंस को, कि मैंने आपको बहुत परेशान किया, मुझे माफ़ करना, थैंक यू बोल करके जैसे ही वो जाने लगते हैं वो कहते हैं रुकिए आप चाय पीजिए, मैं आपको अपना गार्डन दिखाता हूँ। गार्डन जो था वो एक बड़े से पार्क जैसा बताया गया था स्टीफन हॉकिंग्स ने, लेकिन उस पूरे से बड़े से पार्क के कोने कोने को इन्होंने अपनी मोटराइज जो साइकिल थी, व्हील चेयर थी, उससे पूरी जगह उन्होंने घुमाया। हम लोग ज़्यादा बातचीत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सूरज जैसे डूबता गया, उनके जो लेटर्स अपीयर हो रहे थे उस
कंप्यूटराइज्ड व्हील चेयर पे वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। 1 घंटे बाद हम लोग बिछड़ने के लिए यानी जाने के लिए तैयार हो गए थे। मुझे नहीं पता चली थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे उनको हग करना चाहिए, किस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मुझे नहीं पता था। मैं बस उनके शोल्डर पे टच किया, अपनी व्हील को मूव करते हुए बाहर की तरफ लेके गया। मैं जब पलट के देख रहा था तो मुझे ऐसा फील हुआ कि वो अपना हाथ को ऊपर उठा करके मुझे बाय कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ ऐसा कभी हो नहीं सकता है, वो तो हिल भी नहीं सकते हैं। पर ये जो इनके साथ की जो मुलाकात थी, इसने मुझे बहुत सारी इंस्पिरेशन देने का काम किया और मेरी वो जो जर्नी थी ब्रिटेन की, वो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये जो फिरदौस कांगा का जो लेखन है, ये हेवन ऑन व्हील्स नाम की किताब में से लिया गया एक छोटा सा अंश है। तो ये था आपका चैप्टर अ विजिट टू कैम्ब्रिज। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।